नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग आज अपनी क्लास को लिंग के दूसरे भाग से जानना शुरू करेंगे। और लिंग नामक अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसके पहले भाग में हमने पुल्लिंग से संबंधित कुछ नियमों को जानने का प्रयास किया था। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बहुत प्रसन्न होंगे। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, आज हमारा रिपब्लिक डे है। तो आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यह राष्ट्रीय उत्सव है। इस सब को हमको मिलकर के मनाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत मायनों में खास भी है, क्योंकि आज हम गणतंत्र बने। आज हम वास्तविक रूप में हमारा लोकतंत्र जीवंत हुआ, और लोकतंत्र जीवंत हुआ उस लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज हमारा जो संविधान है वह लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। तो ये बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं कि क्या इसमें नया है, बट इसी दिन को देखने के लिए न जाने कितने लाखों या करोड़ों की भी संख्या अगर बोली जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है, प्राणों को दिया है। तब आज जाकर के हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और एक शाश्वत नियम के अंतर्गत चीजों को देख रहे हैं। जी, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए आप, फिर हमने शानदार क्लास को शुरू करते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है आप लोगों को देख करके। एक बार स्माइल करना, एक बार स्माइल करना। ही। इंडिपेंडेंस डे नहीं है आज, आज आज रिपब्लिक डे है प्यारे। आज क्या है? आज रिपब्लिक डे है। इंडिपेंडेंस डे आज नहीं है। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं लिंग नामक अध्याय को। इसको लिंग नामक अध्याय को, इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? इसी को जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। तो मैं अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा लिख देने की प्रयास कर रहा हूं, जिससे उनको बिल्कुल अजीब ना लगे। अरे वाह, अरे क्या कहना, स्माइल आने लगी है, बहुत बढ़िया। आपके और हमारे बीच में कुछ सेकंड्स का फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये ऐप में चलता ही है, 30 सेकंड्स का गैप चलता है। मैं यहाँ से जो चीजें बोलता हूँ वो आफ्टर 30 सेकंड्स आपके पास पहुंचती हैं, और फिर वहां से फिर आपके जवाब आने शुरू होते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी खुश रहा करो। और देखो, लक्ष्य होना चाहिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक नौकरी हमको चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग मेहनत करो, प्रयास करो। और अभी देखो आप हिंदी। अच्छा, मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, कुछ बच्चे परेशान हैं इस चीज के लिए कि सर स्वरों की संख्या आपने 13 बताई है, फिर वहां पर टेस्ट जो हम दे रहे हैं उसमें 11 आ जा रहा है। भाई आप क्लास को बहुत अच्छे से देखो, स्वरों की संख्या मैंने 11 ही बताई है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार भी 11 ही है। आज तक 11 ही होती चली आ रही थी। मूल बात जो है, अभी पिछले वाला जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें भर्ती बोर्ड ने 13 माना, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बताई है कि पेपर में जब आएगा, मैंने क्या लिखा है, लाइन भी लिख रखी है, पेपर में यदि पूछे तो पेपर में 13 बताने हैं, वैसे 11 है। कल जो साहित्य सागर सीरीज है उसमें मैं कमेंट देख रहा था, कोई बड़े अजीब सा बर्ताव कर रहा था कि अरे क्या बकवास पढ़ाता है। ऐसे कोई बोल रहा था कि इसकी साहित्य सागर सीरीज की बच्चे प्रशंसा कर रहे थे, तो उसने कहा कि ये तो बकवास पढ़ाता है, ऐसा पढ़ाता है, इसने तो 13 स्वर बता दिए हैं। तो बच्चा जो है, या आप में से कुछ लोग जो हैं, वो चीजों को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार क्लास को जाकर के दोबारा देखो। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 3-3, 4-4 बार इस चीज को क्लैरिफाई किया है। वैसे स्वर 11 ही होते हैं। भर्ती बोर्ड ने अयोग, वाह, अंग और अ जो है उसको भी जोड़ करके स्वरों के अंतर्गत ले लिया है, जैसा देवनागरी लिपि में होता है, जैसा संस्कृत में होता है। तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार पूछा गया, तो क्योंकि हमारे पास आधार रहेगा ना, आप 11 लगा दोगे और उसने 13 मान लिया पेपर में, तो फिर आपके पास कोई आधार नहीं रह जाएगा। फिर वो कहेगा कि भर्ती बोर्ड तो कहेगा हमने पिछली बार भी 13 माना था, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप 13 लगा के आओगे, वो 11 मान लेगा, तो उसकी घाट खड़ी हो जाएगी फिर कि भाई तुमने पिछली भर्ती में 13 मान लिया, इस बार तुम 11 मान रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो मैंने आपको बिल्कुल सटीक और सही बात आपको समझाई है, सटीक और सही बात आपको बताई है। ये बेवकूफ लोग ऐसा काम करते हैं ना, भर्ती बोर्ड, जब हमेशा से 11 ही संख्या है तो 11 ही रहनी चाहिए। हाँ, 37 में 37 का टारगेट हमारा है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। क्या देख रहे थे बाबू?
पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियमों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे। और जहां तक मुझे याद है हमने 3 नियमों को देख लिया था। अंतिम नियम जहां तक मुझे याद है वो क्या है, वो है माह और महीनों के नाम। तो माह और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसमें अपवाद के तौर पर हमने देखा था जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये क्योंकि इकारांत शब्द हैं, तो इकारांत शब्द स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कहीं पर ये बात लिखी रहती है। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियमों को हम यहां पर देख रहे थे और नियमों को हम लोग जान रहे थे। अब हम चौथे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें लिखना है कि दिनों के जो नाम होते हैं क्या होते हैं, दिनों के नाम। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम क्या होते हैं बेटे, दिनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। जो कोई भी दिन हो, रविवार आ गया, सोमवार आ गया, मंगलवार गुजर गया, शुक्रवार आने वाला है, शनिवार आ चुका है, ठीक है, कल को शनिवार आएगा, सोमवार आएगा, ना कि आएगी। ये चीज ध्यान रखें। तो दिनों के नाम क्या होते हैं, दिनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। और इसके उदाहरण अगर आप यहां पर देखना शुरू करेंगे तो इसमें दिनों के नाम में ऐसे लिख लो आप, जैसे आज क्या है, आज सोमवार है, तो सोमवार आ गया है, ना कि आ गई है। सोमवार आ गई है ऐसा कौन बोलता है, नहीं बोलता है। जैसे बुधवार के बारे में यही बात हो सकती है तमाम। तो इसमें तो चाहे 7 वारों के नाम लिख दो, रविवार लिख दो, इसमें गुरुवार लिख दो, शनिवार लिख दो, आदि आदि जो भी कुछ है। तो दिनों के नाम जो होते हैं प्रायः वो क्या रहते हैं बाबू, हाँ जी कपिल यादव जी, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो दिनों के नाम इसमें आपके पुल्लिंग होते हैं। और विशेषकर आपको एक बात ध्यान रखनी है मेरे बाबू कि यहां पर जो दिनों के नाम होते हैं यहां पर कोई अपवाद नहीं है कि भाई कोई दिन इसमें ऐसा है कि जो स्त्रीलिंग माना जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। 5वें नियम की तरफ देखो। पर्वतों के जो नाम होते हैं क्या होते हैं, पर्वतों के जो नाम होते हैं। 5वां नियम, पर्वतों के नाम। इसमें आप लिखें पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग क्या है, तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर जाति होने का पता चलता है, पुरुष जाति होने का पता चलता है। नाम पुल्लिंग होते हैं, ये नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यह आपको ध्यान रखनी चाहिए। पर्वत, अब पर्वतों के नाम आप बताओ मुझे। अब पर्वत कौन कौन से पर्वत हो सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी लो। इसको आप दिनों से ऐसे दिखा दो यहां पर, ऐसे ही हम पर्वतों का दिखा देंगे यहां पर। तो पर्वतों के उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे हिमालय। हिमालय बहुत ऊंचा है, ना कि हिमालय बहुत ऊंची है, ठीक है, हिमालय बहुत ऊंचा है। अरावली बहुत पुराना पर्वत है। अरावली जो है वह बहुत पुराना पर्वत है। अरावली बहुत पुराना पर्वत है। पुराना, पुराना ना कि पुरानी। तो आप देख सकते हैं पुराना तो विशेषण से ही पता लग रहा है, और है तो आपकी बात है ही, अरावली है। विंध्याचल पर्वत बड़ा सुंदर दिखाई देता है। विंध्याचल पर्वत बड़ा सुंदर दिखाई देता है। सतपुड़ा बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है ना, ऊंचा पर्वत नहीं है। सतपुड़ा बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप अन्य अन्य पर्वतों के नाम ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, बिल्कुल क्या लिख रहा है आप, नीलगिरी ले लो, बिल्कुल सतपुड़ा ले लो। बोर्ड में टाइम गलत है, उस पर ध्यान मत दो, वो इंटरनेट से अपना आप अपलोड होती है, अपना आप अपडेट होता रहता है। ये थोड़ी देर में देखोगे अपना आप सही हो जाएगा, इस पर ध्यान मत दो आप लोग। ये मैंने RWA में जब से ज्वाइन किया है, आने वाले मार्च में मतलब 1 महीने बाद मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैंने आज तक भी एक सिंगल रिकॉर्डेड क्लास नहीं ली है। और जब तक मैं हूं, जब तक मेरे अंदर शरीर में कार्य करने की क्षमता है, मैं RWA के साथ काम कर रहा हूं और सेवा दे रहा हूं आप सबको यहाँ पर, और हिस्सा हूं मैं इसका, तो तब तक मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं लूंगा। मैं छुट्टी ले लेता हूँ, बच्चों को पहले ही बता देता हूँ, और छुट्टी की भरपाई भी मैं करता हूँ फिर, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है।
ठीक है, चलो पर्वतों के नाम। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अगला छठवां नियम जो आ जाता है, छठवां जो नियम आ जाता है वो आप ध्यान रखें। छठवां जो नियम है, ग्रहों ग्रहों के बारे में हमने देख लिया था क्या? एक बार मुझे बताएं प्लीज, ग्रहों के बारे में हमने देखा नहीं ना? हाँ, नहीं देखा है। तो ग्रहों के नाम जो है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम क्या होते हैं बेटा? ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझनी है। यदि इसके उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करें, यदि इसके उदाहरण देखें, इसके एग्जाम्पल्स देखें हम लोग, तो सूर्य ग्रह नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आवाज का ध्यान रखना पड़ता है भाई। हाँ हाँ, एक मिनट दो। चुटिया खुल गई थी हमारी, फिर आप कहते चुटकी खुल गई, कुछ कहते हैं चुटिया खुल गई, कुछ कहते हैं शिखा खुल गई, तमाम बातें हैं। तो उदाहरण में देखो, जैसे हम यहाँ पर लिखे मंगल, तो मंगल, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। शुक्र रात में चमकता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिखो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसे इसी में आप लेने लगो, वरुण ले लो, है ना, अरुण है, वरुण है, आदि आदि। तो जितने भी ग्रह हैं वो सब आपके क्या माने जाएंगे? वो सब आपके उनके नाम जो होंगे वो सब क्या माने जाएंगे? आपके पुल्लिंग माने जाएंगे। परंतु यहाँ पर अपवाद के तौर पर, यहाँ पर अपवाद है। क्या क्या है? यहाँ पर ग्रहों के नाम में अपवाद है। जो पृथ्वी है, तो जैसे मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है, पर पृथ्वी भी परिक्रमा करती है, वो करती है ना कि करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ग्रहों का नाम होते हुए भी, ग्रह का नाम होते हुए भी स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पुल्लिंग नहीं है। ये चीज आपके अपने दिमाग में रहनी चाहिए। जहां से अपवाद चीजें होती हैं वहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। हाँ, अपवाद जहां पर रहता है वहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे समझनी और जाननी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार प्रश्न कैसे आ सकता है, पूछेगा ये 3 ग्रहों के नाम इसमें दे दिया, चौथा इसमें दे देगा, बोलेगा कि इसमें पुल्लिंग नहीं है या स्त्रीलिंग है। तो आपने बता दिया कि भाई ठीक है, आपको ज्ञान है, पृथ्वी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ग्रहों का नाम होते हुए भी, ग्रह का नाम होते हुए भी। परंतु कई बार ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग होते हैं ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है, ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा और इसमें नहीं है, या मतलब कि ये जो लाइन में लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ग्रहों के नाम, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, तो इनमें भी कई बार क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग होगा या कौन सा पुल्लिंग नहीं होगा। तो आप बहुत गंभीरता से इसको देखें और गंभीरता से समझने का प्रयास करते रहें। उसके बाद जो रत्न होते हैं, रत्न, अब लोग रत्न पहनते हैं, रत्न, रत्नों के नाम, तो रत्नों के जो नाम होते हैं प्यारे, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम आपके क्या होते हैं? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। यह बात आपको बड़े प्यार से समझनी और जाननी चाहिए। तो रत्न में क्या आ जाएगा? रत्न आपने देखे होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग रत्न पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं रत्न। अब रत्न विज्ञान जो है वो बहुत अलग है, ठीक है, शरीर से जुड़ा हुआ विज्ञान है। परंतु ये बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा, और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेहनत से बढ़कर के बड़ा रत्न कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। तो रत्नों में, जैसे रत्न में क्या आ जाता है कि हीरा आ जाता है। हीरा जो है वह रत्न है, लोग पहनते हैं रत्न के तौर पर, हीरा है। जैसे पन्ना है, पन्ना एक रत्न होता है। जैसे गोमेद एक रत्न होता है, ये अलग अलग नाम है। गोमेद एक रत्न होता है। जैसे मूंगा पहनते हैं लोग, कहते हैं ना भाई तुम्हारा मंगल खराब चल रहा है, तुम मूंगा पहन लो। तो भारत में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान है। ज्योतिष जो है वह सटीक निकल जाता है यदि ज्ञान बहुत बढ़िया है, और वह ज्ञान
मुट्ठी भर लोगों को है। बाकी तो ये एस्ट्रोटोक और फलाना टोक, और ये क्या ज्योतिष ज्ञान क्यों होता है? ज्योतिष इसलिए होता है कि आगे आने वाले समय ग्रहों के अनुसार कैसा हो रहा है उसका कुछ अनुमान लगा करके उसका निराकरण किया जाए। ये इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई है, वो कब वापस आएगा या वो कब वापस आएगी इसको जानो अभी, इतने रुपए की चैट से, बिल्कुल फ्री चैट से। ये फालतू की चीजें होती हैं, इनके चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। और नाम मात्र के लोग हैं और जिनको ज्ञान होता है बहुत बढ़िया ज्योतिष का। ज्योतिष जो है आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि ज्योतिष जो है वो वेद के 6 अंगों में से एक है। वेदांग जो है, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, तो उसमें से एक ये है, उसमें से एक ये माना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र तो फर्जी नहीं है, पर जो लोग ज्योतिष को ढंग से पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, वो लोग हमेशा फिर उसकी किरकिरी कराते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत उद्भट विद्वान वो रहे। आप देखो ज्योतिष का गणित कितना खतरनाक है कि आज से 1000 साल बाद कौन से दिन, कौन सी तिथि में किस समय ग्रहण आने वाला है, या किस दिन पूर्णिमा होगी, किस दिन क्या होगा, वो सब चीजें कैलकुलेट करके बता दी जाती हैं। ये इतना जबरदस्त गणित है, ये वैदिक गणित है, ये बिल्कुल साइंटिफिक यूज होता है। वैदिक गणित का यूज कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अंतरिक्ष के स्पेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो जो ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानते हैं वो अपनी मृत्यु तिथि तक लिख देते हैं कि इस दिन इस समय मेरा प्राणांत होगा, और ऐसा हुआ भी है। खैर ये हमारा विषय नहीं है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मूंगा है। उसके बाद माणिक्य होता है, माणिक्य कह सकते हो या माणिक्य हो सकता है। तो माणिक्य, माणिक आदि, तो ये जो है ये रत्नों के नाम जो हैं बाबू, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। परंतु यहां पर भी क्या है? यहां पर भी अपवाद है। यहां पर भी क्या है? यहां पर भी अपवाद है। और यह अपवाद क्या है? यह अपवाद क्या है कि कुछ रत्नों के नाम पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है क्या? जैसे इसमें आपका आ जाता है मणि। मणि जो होता है, मणि, मणि, मणि जो होता है ना, मणियां जो होती है, मणियां, क्रिस्टल्स जो होते हैं, मणियां, तो मणि हो गया आपका। उसके बाद जो सीपी होती है, सीपी आपने देखी होगी, आपने देखा होगा रत्ती, रत्ती को भी रत्न की श्रेणी में माना जाता है। तो ये जो आपके 3 मैंने बताए, मणि, सीपी और रत्ती, तो मणि इसमें बहुत जरूरी है। ये 3 रत्नों के नाम होते हुए भी क्या है? ये स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। रत्ती देखी आपने? गुंगचा, गुंगची बोलते हैं जिसको, रत्ती, जो आपने देखा होगा जगह जगह लगी रहती है। रत्ती का भार लगभग 10 ग्राम के आसपास होता है। और रत्ती जो रहती है ये एक तरफ से मतलब आधी लाल रहती है, आधी काली रहती है, जिसके बारे में यह बात बताई जाती है कि भाई अगर इसको किसी के घर में डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हम छोटे थे, हमको ये बात पता लगी, भाई सब हमने उठा उठा के लोग घर में फेंकी, फिर कान लगा के सुनते थे लड़ाई हो रही है, नहीं हो रही है। ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। मोती, हाँ इसको ध्यान रखें। हीरा, पन्ना, गोमेद, मूंगा, माणिक्य, है ना, मणि, सीपी, रत्ती, मणि, सीपी और रत्ती। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मोती नहीं लिखा, मोती तो पुल्लिंग में ही आएगा, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे। लो, मोती, मोती चमक रहा है ना कि चमक रही है, मोती, मोती आदि। लो मोती, कुत्तों का नाम रखा जाता है मोती, आपने देखा है? कुत्तों का नाम होता है मोती, गांव में रख देते हैं हीरा मोती। मैं ना चाहूं हीरे मोती, मैं तो चाहूं क्या? थप्पड़ तेरा, चलो संगम तेरा। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद हमारा कौन सा नियम हो गया है? 7वां हो गया है। 8वां नियम, देश, है ना, देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम क्या होते हैं? देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं प्यारे, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें तो बहुत साधारण सी बात है, कोई भी ले लो आप। अब कोई ये ना कहे कि भारत माता, तो भारत माता तो हम उसको भावुकतावश कह रहे हैं, पर भारत जो देश है वो कोई माता पिता थोड़ी है। ठीक है, माता, वो तो ये कहते हैं कि ये भावुकतावश हम कहते हैं कि हमारी मिट्टी है और हमारी माँ है, ये तो हम सम्मान देने का तरीका है। परंतु देखा जाए तो अजैव घटक है, आपने देखा होगा एबायोटिक कंटेंट है,
और ए बाई टी जो कंपोनेंट है उसमें आप उस तरह की भावना नहीं रख सकते हैं, ये भावुकता वश है। तो भावना अपनी जगह रहती है और फिलोसफी अपनी जगह रहती है, लॉजिक अपनी जगह रहता है। तो जब हम चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे तो अपने विकास को कर सकते हैं। देखो आपको मैं एक छोटी चीज बताता हूँ मेरे बच्चों, कि केवल जो पढ़ना और पढ़ाना है वो केवल नौकरी पाने और करने का तरीका नहीं है ना, नौकरी पाने का तरीका नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो कि आपको यू पुलिस कांस्टेबल, नहीं, आप अपनी बुद्धि का विकास करें। नौकरी कैसे लगती है मैं सच बताता हूँ। देखो आप में से हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और अलग अलग जगह बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वही मैथ पढ़ रहे हैं, वही रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वही हिंदी पढ़ रहे हैं, वही जीएस पढ़ रहे हैं। पढ़ाने के तरीके टीचर के अलग हो सकते हैं, बट फैक्ट तो सभी पढ़ाते हैं। पर मूल बात यह है कि सिलेक्शन चंद का क्यों? तो पहली बात है डिसिप्लिन का ना होना। कुछ लोग शुरू में भी आए, वो रहे, फिर चले गए, उनका बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, उनकी तैयारी नहीं होगी। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी प्रॉपर करेंगे बट सिलेक्शन फिर भी उनका रह जाता है। क्यों सिलेक्शन रह जाता है? क्योंकि किताबें पढ़ने से या ज्ञान को अर्जित करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है उस चीज को पढ़ते पढ़ते जो समझ डेवलप होती है, जो समझ डेवलप होती है, क्या गलत है क्या सही है, ये चीज आपको जिताती है। आपने देखा होगा, आप कितना भी कुछ पढ़ लो, बहुत सारे प्रश्न पेपर में ऐसे आते हैं जो आपके सिलेबस के लगते ही नहीं है या उससे बियॉन्ड लेवल चले जाते हैं, ऊपर के लेवल चले जाते हैं वो। तो वहां पर समझ काम करती है कि भाई हमने ये पढ़ा है, तो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए उस समझ के द्वारा आपको सही और गलत में अंतर चूज करना पड़ता है। और वो क्वेश्चन होते हैं आपके निर्णायक, जो आपको मेरिट के अंदर और बाहर लाने के लिए लाते हैं। तो समझ को डेवलप करें। समझ कैसे डेवलप होगी? और आप कहते हैं बहुत सारे लोग के याद नहीं होती हैं चीजें, तो तीन चीजें होती हैं। एक होता है, मैं जरूरी बात बता रहा हूं इसलिए आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, 1 मिनट का, नहीं तो हम सीधे क्लास में चलेंगे। एक होता है श्रवण, एक होता है मनन, एक होता है निधिध्यासन। तो श्रवण मतलब जो मैं बोल रहा हूं आप पढ़ रहे हो, इसको आपने पढ़ लिया, अगर आपने इतना ही करके छोड़ दिया तो ये आपका 0 हो गया। चाहे आपको ब्रह्मा जी सरस्वती आगे पढ़ा दें, कोई लाभ नहीं है। बट आप जब जाएंगे इसका मनन करें। मनन करने का मतलब है जो चीज ऐसी है जिसको सोचा जाना चाहिए, जिसपे विचार किया जाना चाहिए, बैठ करके एकांत से दोबारा उसको सोचना चाहिए, तो वो मनन है। परंतु आपके केस में मनन है क्या? रिवीजन ऑन द डेली बेसिस। ये जो लिखा है इसको 5 मिनट में रोज पढ़ दो आप, तो आपका काम पक्का हो जाएगा। ऑन द डेली बेसिस पढ़ते चले जाओ, वीकली रिवीजन करो और फिर उसको निधिध्यासन यानी कि पक्का कर लो, तो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। तो देशों के जो नाम हैं, तो देशों के नाम में जैसे उदाहरण में क्या आ जाएगा? उदाहरण में आ जाएगा भारत। जैसे हम अपने का ही लिखेंगे, सबसे पहले हमने कहा भारत बहुत अच्छा है ना, भारत बहुत अच्छा है। अमेरिका बहुत खराब है, रूस बहुत चालाक है ना, रूस रूस दोस्त है, रूस दोस्त है। चीन बड़ा बदमाश है, चीन बड़ा बदमाश है, ऐसे तो बोलते हैं हम चीन तो आदि आदि। जापान बड़ा सभ्य है, तो आदि आदि हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का अपवाद देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अब 9वें में क्या है कि नगरों और नगरों, नगरों को कह लो या नगरों को ही शहर कहा जा सकता है। नगरों और शहरों के नाम, नगरों और शहरों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नगरों और शहरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नगरों और शहरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। तो नगरों के नाम जितने भी हैं आपके, तो उदाहरण इनके बताओ आप मुझे, जैसे उदाहरण बताओ। हाँ हाँ, नगरों और शहरों के नाम आपके बड़े माने जाते हैं। थोड़ा दूर दूर लिखा करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट में ये बांध लेता हूं भाई। श्रीलंका, श्रीलंका ऐसे थोड़ी है कि आपको लंका शब्द सुनाई दे रहा है। तो श्रीलंका जो शब्द है, श्रीलंका घटिया है, ठीक है, सस्ता है, सस्ता है। सब देशों के नाम आए, यहां पर कोई अपवाद नहीं है। अगर कहीं पर अपवाद आपको देखने को मिलता है तो गड़बड़ है। जैसे उदाहरण में नगरों के नाम, जैसे आप इसमें ले लो, आप साधारण तरह जैसे लखनऊ, लखनऊ आप ले लो, हम यूपी के ही नाम लिखते हैं, यद्यपि नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नोएडा आप ले लो, नोएडा ले लो। जैसे आप इसमें ले लो कानपुर, ठीक है, जैसे इसमें आप ले लो कानपुर, आदि आदि, ठीक है। प्रयाग ले लो, इसमें आप प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, आदि आदि। तो ये सब नाम है, परंतु यहां पर अपवाद हैं बाबू, यहां पर अपवाद हैं। और अपवाद में क्या है? जहां पर भी अपवाद आ जाता है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जो इस नियम के खिलाफ चले, जो लिखा हुआ है उसका अपवाद है। तो अपवाद में क्या है? 3 शहरों के नाम है, 3 जगह के नाम है, जिसमें आपका आ जाता है काशी,
जिसमें आपका आ जाता है अयोध्या, अयोध्या, और जिसमें आपका आ जाता है मथुरा, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है मथुरा। तो ये 3 नाम है। आप बोलोगे सर आप तो राजनीति कर रहे हो। भाई मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, ठीक है, राजनीति नहीं है, यही शब्द है। काशी जो है, अयोध्या जो है, वो मथुरा। आपको एक बात पता होनी चाहिए, नगरों को और शहरों को पुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर कहा जाता है। पुर, पुर मतलब बड़ा जो स्थान होता है रहने का, उसको पुर कहते हैं। परंतु काशी, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, ठीक है, द्वारका, ये सब क्या है? ये सप्तपुरियां हैं। भारत में इनका स्थान ये माना जाता है कि इन पुरियों में रहने से क्या होता है? कल्याण होता है। ये मतलब जितने भी हिंदू लोग हैं उनका बिलीफ है कि इन जगहों पर रहने से कल्याण होता है, जिसमें काशी, मथुरा, माया, माया मतलब हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है, कांची दक्षिण भारत में है, अवंतिका मतलब उज्जैन, और आपका द्वारका, द्वारका आपको पता ही है वेस्टर्न इंडिया में है, आपका गुजरात में। तो ये जो हैं ये पुरियां हैं। क्या है? ये नगर नहीं है, नगरियां हैं। क्या है? नगरियां हैं। ये पुरियां हैं, पुरियां, ये पुरियां हैं। आपने देखा होगा पुरियां हैं, और पुरियां होने के कारण ये पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है बेटे? ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी और समझनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? हाँ, प्रयाग को नहीं माना जाता, प्रयागराज, प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, अयोध्या से। बताइए दोस्तों। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, अब देखो इसमें क्या हो सकता है। जैसे एक दो बच्चे बोल रहे हैं दिल्ली, ये दिल्ली तो बड़ी है, पर दिल्ली बड़ी है हम ऐसा बोल देते हैं, पर दिल्ली बड़ा है, ठीक है, दिल्ली शहर है, और शहरों के नाम जो होते हैं वो सब क्या है? इसमें कोई कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है कि दिल्ली बड़ी है, पर जैसे दही खट्टी है ऐसे ही दिल्ली बड़ी है। समझ गए आप? तो दही खट्टा होता है, ऐसे ही दिल्ली बड़ा है, ना कि बड़ी है। तो शहरों के नाम जो हैं वो सब क्या है? वो पुल्लिंग है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, पर वह अनुपयुक्त जान पड़ेगा। उसके बाद वृक्षों के नाम जो होते हैं हमारे, 9वां रूल जो है इसमें, वो लिखिए वृक्षों के नाम। जितने भी वृक्षों के नाम हैं, वृक्षों के, वृक्ष मतलब पेड़ों के, वृक्ष मतलब पेड़ों के जो नाम है, पेड़ों के जो नाम है, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। यह आपको समझना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर आप देखो, तो आप बताओ, तो आप बताओ, देखो जैसे उदाहरण में, तो अगर कहीं पर कोई पेड़ खड़ा है, तो जैसे आम का पेड़ खड़ा है, तुम क्या कहते हैं? आम खड़ा है। आप क्या बोलोगे? शीशम खड़ा है, ठीक है, शीशम खड़ा है। जैसे सागौन खड़ा है, ऐसे बोलते हैं इसमें। इसके बाद और भी शब्द हो सकता है। नीम खड़ा है, तो वृक्ष के बारे में तो यही यही बोला जाएगा, आम, शीशम, सागौन, इस तरह से बोला जाएगा। चीड़ खड़ा है, देवदार खड़ा है, चीड़ खड़ा है, चीड़, देवदार खड़ा है, आदि आदि, देवदार, आदि आदि आ जाएंगे। परंतु आपको मूलभूत बात जो है यहां पर अपवाद है, और अपवाद में क्या जाता है? इसी का अपवाद है। कुछ वृक्षों के नाम पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आ जाता है लीची। भाई लीची खड़ी है, भाई इमली खड़ी है, ठीक है, भाई इमली खड़ी है, भाई नाशपाती खड़ी है, नाशपाती, नाशपाती खड़ी है। बहुत सारे लोग बकाइन के संदर्भ में बोल देते हैं, बकाइन खड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में बहुत पेड़ होता है खेजड़ी का, इसका होता है खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष जो होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके लिए हो सकते हैं कि बकाइन खड़ी है, या बकाइन खड़ी है। बकाइन जो होती है वो नीम की फैमिली का एक ट्री होता है, प्लांट होता है। तो ये अलग आपका चला जाएगा। जैसे तुलसी के बारे में बोल देते हैं, पर तुलसी के बारे में आपको एक बात बताऊं मैं, तुलसी को यहाँ लोग लिख देते हैं, कोई बच्चा भी लिख रहा है। तुलसी जो है वह एक पौधा है, वह एक पौधा है, छोटा, वो एक पौधा है। हम यहाँ वृक्षों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुलसी जो है वह पौधा है, हम वृक्षों की बात कर रहे हैं। तुलसी इतनी बड़ी थोड़ी हो जाती है वृक्ष के जितनी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखें और ये आप समझ करके चलें। तो लीची, इमली, नाशपाती और खिजड़ी, ये
क्या होते हैं, वृक्ष होते हुए भी क्या माने जाएंगे आपके, ये वृक्ष होते हुए भी आपके स्त्रीलिंग माने जाएंगे। यह चीज आपको समझनी और जाननी चाहिए, ठीक है। चलो अब अगले रूल पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको आप गंभीरता से समझें और गंभीरता से देखने का प्रयास करें। क्या है, वर्णमाला के सभी वर्णमाला के वर्णमाला के वर्णमाला के सभी वर्णमाला के सभी वर्ण वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग हैं, ये सबसे बड़ी बात है आपकी। वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जितने भी वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, तो 53 वर्ण हैं अभी, तो 53 के 53 वर्ण पुल्लिंग हैं, ऐसा मानना चाहिए। कहा तो यही जाएगा, समझा तो यही जाएगा, पर यहां पर मूल बात क्या आ जाएगी कि यहां पर अपवाद है। इसका, इस नियम का पूरे का अपवाद है कि वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग हैं। अपवाद के तौर पर 3 ऐसे वर्ण हैं जो पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जिसमें आपका ई और जिसमें आपका री आ जाता है। तो ई और री क्या है आपका, ये स्पष्ट लिख देता हूं मैं थोड़ा, ई और री जो है, ये तीनों के तीनों आपके स्त्रीलिंग माने जाते हैं। और ये खूब आता है प्रश्न, ये खूब प्रश्न आता है बाबू, इस चीज को अच्छे से जानना और समझना चाहिए। आप बोलोगे चलो सर ई और ई का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, री को क्यों माना जा रहा है, तो री के बारे में आपको मैं यहां पर एक चीज बना के बताता हूं। जो भोलानाथ तिवारी हैं या और भी लोग हैं जो, वो री का निर्माण र और ई के मिलने से मानते हैं। किससे मानते हैं कि र और ई जब मिलता है तो उससे क्या बनता है, उससे हमारा ई बनता है, और ई की प्रधानता ज्यादा है तो ई तो हमारा स्त्रीलिंग में आ ही रहा है। तो ये चीज आपको समझनी है और ये चीज आपको अच्छे से जान लेनी है। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नीम क्या होता है, नीम नहीं पता है तुमको? अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, ये तो गड़बड़ कर दोगे तुमको नीम नहीं पता, नीम का पेड़ नहीं पता है? नीम होता है, निम्ब कहा जाता है संस्कृत में। हाँ यार कमाल है यार, तुम या तो मजाक कर रहे हो, 2-3 बच्चों ने एक साथ लिखा नीम क्या है। नीम का पेड़ नहीं पता, चीड़ पता है, नीम नहीं पता है। कमाल है मेरे भाई, मेरे को तो नशे आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे मेरे को तो। चलो अगला देखो। उसके बाद शरीर के अंगों के नाम, कितने रूल हो चुके हैं हमारे, 10 हो चुके हैं, 11 है वह, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखो, हम इसी पे भी ध्यान रखते रहो कि हम संज्ञा के बाद लिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाम की चर्चा हो रही है। नाम का मतलब क्या है कि संज्ञा के ही रूप होते हैं, परंतु जाति बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, नीम तो हर घर की पहचान है भाई। हाँ, सागौन, ये सब वृक्ष हैं मेरे भाई। आप थोड़ी सी नॉलेज आप बढ़ाएंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर के अंगों के नाम, तो शरीर के विभिन्न अंग हो सकते हैं, अंग प्रत्यंग हो सकते हैं, जैसे उनमें आप देखने का प्रयास करो शरीर के अंगों के बारे में। उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा हाथ, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा दांत टूट गया, ठीक है, मेरा दांत टूट गया, तो पुल्लिंग में आ रहा है। हाथ, पैर, दांत हो गया, आपका दांत हो गया। उसके बाद नाखून, आपको पता है नाखून क्यों कहा जाता है? नाखून क्यों कहा जाता है? नाखून इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी का ये एक ऐसा पार्ट है जो शरीर के साथ संलग्न है, जिसमें खून नहीं है। ना मतलब नहीं, खून मतलब खून। जिनमें खून नहीं होता है उनको नाखून कहा जाता है। तो नाखून कट रहा है या नाखून टूट रहा है, इस चीज को ध्यान से देखो और अच्छे समझने का प्रयास करो। तो नाखून है। उसके बाद मुंह है, जैसे मुंह है। उसके बाद ओठ हैं, जैसे होठ हैं। तो होठ जो हैं वो बहुवचन में आते हैं, परंतु है पुल्लिंगी। होठ लाल हो गए हैं, होठ सूज गए, ततैया काट जाए भाई, सब ऐसे हो जाते हैं फूल करके, जैसे किसी ने हवा भर दी हो। बचपन में मेरे को तो बहुत काटा, कभी होठ पे काट लिया, वो पीली वाली ततैया होती है, कभी यहाँ बीच में जहां तिलक लगा हुआ है यहाँ काट लिया, तो दोनों आंखें बंद। कभी भाई साहब कहीं काट दिया, हम तो बड़ी। एक बार क्या हुआ बचपन में,
हम गांव में रहते थे, हमारा गांव शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा से लगता हुआ, जो सबसे नया जिला भी है। तो हम अपने गांव में रहते थे, हमारा गांव पड़ता है कैराना तहसील के पास में, कभी बताएंगे उसके बारे में। तो छोटे ही थे 4-5 साल के, तो मिट्टी की दीवारें थी कुछ घरों में, तो मिट्टी की दीवारें थी, उन दीवारों में वो लाल वाला ततैया जो होता है, बड़े वाला मोटा लाल पीले वाला जो होता है, पूरा गुस्सेल सा, उसका छत्ता लगा हुआ था। तो मेरे 2 दोस्त थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा भाई चल यार इनका इलाज करते हैं। भाई चलो आज मौज आ जाएगी। उम्र रही होगी 4-5 साल की उम्र रही होगी, तो डले उठाए मोटे मोटे ढेले, और भाई मारे। तो पहला एक दूसरा तो नहीं लगा, मेरा तो नहीं लगा संभवतः, दूसरे का लग गया, और लगा छत्ते में जाके। और भाई वो इतने बेईमान, उनका घर वहीं था, उनको छत्ता मार के सीधे अपने घर में गया, किवाड़ बंद, और मुझे खा दिया भाई। ये आज तक भी चिन्ह बने हुए हैं लाल ततैये काटने के। तो मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई है ततैये मतैये काटने की। ये बड़ी स्थिति रहती है। तो होठ है, जैसे होठ हो गया, जैसे गला हो गया, गला गला शब्द हो गया, जैसे इसमें बाल हो गए, आपके बाल हो गए, आदि आदि, तो बाल कट गए, तो ये शब्द हैं हमारे। तो हाथ पैर दांत नाखून मुंह होठ गला बाल आदि, ये सब पुल्लिंग है, परंतु यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है। जब आप शरीर के अंगों के नाम ले रहे हो, तो भाई सारे के सारे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग नहीं होते, वो अपवाद के तौर पर भी हमको नजर आते हैं, देखने में मिल जाते हैं। हाँ, सब मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का, उसका एक सिद्धांत है, वो ये बात बोलता है कि बचपन में और जवानी में इतने कांड कर दो कि बुढ़ापे में अपने बच्चे और पोतों को सुनाने के लिए वो कांड कम ना पड़े। पर कांड का मतलब क्या है? कांड का मतलब क्या है कि कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर करी जाएं, ज्यादा भयंकर कांड नहीं करें, कहीं पर लूट मारी डकैती ये सब हो जाए तो ये नहीं। तो इसमें आपका अपवाद के तौर पर क्या आ जाता है, जैसे आंख, तो आंख फूटता नहीं है, तेरी आंख फूट रही भाई, है ना। वे बोलते हैं कि अंधा, तेरी आंख फूट रही है क्या भाई, मेरी आंख फूट गई, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आंख हो गई। जैसे नाक कटता नहीं है, नाक कट जाती है। जैसे जितने बच्चे गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, उनके माँ बाप उन पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो मान लिया पड़ोसी का नंबर आ जाएगा और उसका नंबर नहीं आएगा जो गंभीरता से नहीं पढ़ रहा है, तो वहां पर क्या कहेंगे उसके पिताजी, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, नाक कट गई, हमारी नाक कट गई, नाक ही कट गया, ये ध्यान रखें आप। तो आंख हो गया, नाक हो गया, इसमें आपका, उसमें आपकी खाल हो गई, जैसे खाल है, जैसे नस कह देते हैं, नस भी शरीर का ही अंग है, आदि आदि। ये जो शब्द हैं आपके बाबू, ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे, ये शब्द आपके शरीर के अंगों का नाम होते हुए भी स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, परंतु ये अपवाद हैं आपके कि आंख नाक खाल नस त्वचा इत्यादि इत्यादि। अब अगला पॉइंट हमारा और सबसे जानदार पॉइंट है हमारा, पदार्थों के नाम। क्या आ जाते हैं? पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम, ये बहुत पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब पदार्थ में बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, पुल्लिंग होते हैं, पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब पदार्थ का मतलब क्या है? विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार जो परिभाषा इसकी बन रही है, वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है कि जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या है? वो आपका पदार्थ है। पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। जैसे पदार्थों के नाम में आपके पदार्थों को ही द्रव्य कहते हैं, तो पदार्थों के नाम के उदाहरण अगर आपको यहां पर लिखने पड़े प्यारे बाबू, तो आपको जैसे लिखना पड़ेगा, इसमें घी, क्या लिखना पड़ेगा? घी लिख दिया, जैसे तेल लिख दिया, जैसे इत्र लिख दिया। हाँ, इत्र का सेवन जरूर करना चाहिए जीवन में, इत्र का। मेरे को 3 चीजों का शौक है, एक तो उसमें इत्र है, एक उसमें पेन है, पेन कलम, कलम का बहुत शौक है मुझे, मैं लाता रहता हूँ खूब, मेरे पास अभी पैकेट रखे होंगे बहुत सारे, खूब सारे पेन लाता हूं मैं। और मुझे किताबों का बहुत शौक है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर के 3000 से ज्यादा किताबें हैं। इसमें ऐसी सी दुर्लभ पुस्तकें भी हैं जो अब छपनी बंद हो चुकी हैं। तो मुझे पढ़ने पढ़ाने का ही सबसे ज्यादा शौक है, कभी दिखाऊंगा मैं आपको कैमरा जूम आउट करके, आज तो समय नहीं है। तो इत्र, इत्र, और इत्र भी कौन सा इस्तेमाल करने चाहिए? जो फूलों से बने रहते हैं, केवड़ा, चंपा, चमेली, गुलाब, ठीक है, केसर का, चंदन का इत्यादि, जो प्राकृतिक औषधियों से तैयार होते हैं वो। तो इत्र हो गया जैसे हमारा। इत्र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब दही। लो,
ठीक है। दही क्या है? दही पदार्थ है। तो दही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। दही को सब कहते हैं दही खट्टी होती है, तो दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है। तो दही पुल्लिंग है। अगर सिंगल एक क्वेश्चन अगर वो बोलेगा कि लिंग में से देना है, लिंग चैप्टर में से एक सिंगल क्वेश्चन देना है, तो उस प्रायोरिटी हर एग्जामिनर की ये रहेगी कि वह दही से प्रश्न पूछे। आप इसकी महत्ता, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका पानी, जैसे इसमें आ जाएगा आपका कोयला, क्या आ जाएगा? कोयला इसमें आपका आ जाएगा। जैसे इसमें आपका आ जाएगा रायता। हाँ, अब भी तो कुछ बात आई है। रायता भाई साहब, जो विजयदशमी होती है, विजयदशमी को क्या कहा जाता है? विजयदशमी होती है ना, दीपावली से पहले आती है विजयदशमी, दशहरा जिसको कह देते हैं। वस्तुतः दशहरा तो आता है जेठ में, जो गंगा जी की प्राकट्य तिथि है, गंगा की प्राकट्य तिथि को मानते हैं, तो उसको गंगा दशहरा, मूलतः दशहरा वो है। जिसको हम दशहरा कहते हैं वो विजयदशमी होती है। उसको पायता कहा जाता है, हमारे क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में पायता कहा जाता है। तो पायते के दिन बनता है रायता। तो रायता भाई साहब बड़ी बढ़िया चीज है। तो दूध मिले तो बहुत बढ़िया, पर दही और छाछ मिले तो क्या कहना, फिर तो आनंद आ जाता है। ठीक है, तो दही और छाछ ज्यादा सेवन करना चाहिए। अभी सर्दी है, अभी नहीं करें। तो रायता खूब पिए, बढ़िया बनाए रायता। उसके बाद जैसे पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल नहीं पिए, पेट्रोल पीने से गड़बड़ हो सकती है। रायता पिए, घी पिए। ठीक है, उसके बाद डीजल हो सकता है, डीजल, डीजल हो सकता है, डीजल, डीजल हो सकता है। उसके साथ ही आपका आसव हो सकते हैं, जैसे आसव आते हैं, जैसे सिरका हो सकता है, आदि आदि। तो तमाम चीजें आपकी इसमें आ सकती हैं पदार्थ में। सिरका तो आसव क्या होते हैं, आपने देखा होगा, अगर किसी को कभी कुछ शरीर में रोग बना होगा और आपने आयुर्वेद, हाँ बताएंगे, इसके अपवाद भी बताएंगे। अगर आयुर्वेद का किसी ने आप में से फॉलो किया है आयुर्वेद को, तो उसमें अरिष्ट और आसव दिए जाते हैं। जैसे दशमूला अरिष्ट, जैसे आसव आते हैं, कुमारी आसव आता है, एक बड़ा अच्छा होता है। तो आसव आते हैं। आसव आयुर्वेद की एक पद्धति है, उसके माध्यम से बनाया जाता है किण्वन करवा के। अब यहां पर इसको हमने देख लिया, यहां पर कुछ अपवाद भी हैं कि पदार्थों के नाम भी हैं, परंतु उनके नाम पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्त्रीलिंग में जैसे क्या आ जाएगा? जैसे आपका चाय आ जाएगा, चाय ठंडी हो रही है। जैसे छाछ, क्या है? छाछ आपका यहां पर बन गया है, छाछ है। जैसे आपका यहां पर आ जाएगा शराब, शराब क्या है? शराब पदार्थ का नाम है, परंतु स्त्रीलिंग है। और यहां पर आपका आ जाएगा स्याही, यहां पर क्या आ जाएगा? स्याही। तो ये अपवाद हैं, चाय, छाछ, शराब और स्याही, ये पदार्थों के नाम होते हुए भी स्त्रीलिंग है। शराब पी जाती है, पिलाई जाती है, पर शराब पीनी और पिलानी नहीं चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो आपको बेहोश करती हैं या आपको अनकॉन्शियस कर देती हैं, तो आदमी को हमेशा होश में रहना चाहिए, बेहोश कभी नहीं होना चाहिए। और नशे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में अल्टीमेट सक्सेस पाना चाहते हैं, तो अल्टीमेट सक्सेस का मतलब केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है। कि आप देखते होंगे कि लोग बड़े बड़े होते हैं सर, वो तो खूब शराब पीते हैं, अगर वो गोबर खाने लग जाए तो क्या हम लोग गोबर खाने लग जाएंगे? वस्तुतः उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं वही जानते हैं, वो बाहर की चकाचौंध होती है। वास्तविकता यह है कि संतुलित पैसा हो, ठीक है। अधिक कमाना चाहो तो आप अपनी गुणवत्ता में रहकर कमाओ, संतुलित पैसा हो जिससे घर परिवार रिश्ते भी बने रहे, समाज भी बना रहे, हमारा हमारा आचार व्यवहार भी बना रहे, हमको टेंशन भी ना हो, हमारा शरीर निरोगी भी बना रहे। ये वास्तविक सक्सेस है। हमको आध्यात्मिक उन्नति भी मिले, हमको वैज्ञानिक उन्नति मिले, हमको चारित्रिक उन्नति मिले, ये जरूरी है। तो चाय, छाछ, शराब और शाही, तो चाय और शराब से दूर रहें, छाछ और शाही यानी कि पढ़ने का खूब काम करें, तो ये हमारा बढ़िया काम हो जाएगा। तो यहां पर अपवाद है, तो बाबू ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आपका आ जाएगा अपवाद। क्लियर हो रही है सब चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? समय समय हमारे पास भरपूर है। हाँ, जीत भी स्त्रीलिंग में चला जाएगा। नहीं, गीत आज सुनाने का मूड नहीं है, अभी सुना देंगे। आज इसको पूरा करना है, कल स्त्रीलिंग को शुरू करेंगे, स्त्रीलिंग संबंधी नियमों को देखेंगे। यहां तक क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, जीव स्त्रीलिंग में चला जाएगा बेटे। हाँ, दूध भी लिख दो, इसमें घी लिख दो, दूध लिख दो, दही लिख दो, मक्खन लिख दो, सब है। अपवाद मैंने आपको बता दी, ये अपवाद है। उसके अलावा आप कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। कितने नियम हो गए हमारे? 12 हो गए। उसके बाद 13वां। 13वें में क्या लिखो कि आकारांत जो शब्द होते हैं, बहुत ध्यान से समझना है।
आकारांत शब्द, आकारांत शब्द प्रायः, प्रायः मतलब अधिकतर, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आकारांत शब्द, आकारांत देखो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। आकारांत क्या होते हैं? आपके दिमाग में एकदम से आया होगा कि भाई मास्टर जी आकारांत क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है। तो आपको एक चीज समझनी है कि हमने पूरी वर्णमाला पढ़ी, उसमें हमने स्वर देखे, उसमें हमने व्यंजन देखे। तो स्वरों को देखा हमने, व्यंजनों को देखा। तो जैसे हमने बोला अ, जैसे आ बोला, ई उ री ए ऐ ओ औ, है ना, क ख ग घ अंगा चा छा जा झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व श श श ह। इस तरह से पूरे पूरे हमने बोले सब के सब। तो जितने भी हमने इनको बोले, यदि हम इनको सिंगल बताना चाहते हैं तो हम उनके सामने कार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे अ के बारे में बोलना है तो अकार बना देंगे। जैसे हमको ओ बताना है तो ओकार। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा होगा, जरूर पहले भी आपने देखा होगा, ये भाषा एवं बोलियां नामक अध्याय पढ़ा होगा आपने। तो भाषा एवं बोलियों में आपने पढ़ा होगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी? हरियाणवी आती है, और आपकी खड़ी बोली आती है जिसको कौरवी कहा जाता है। तो इनके बारे में सुना होगा, ये आकार बहुला है। आकार मतलब कि इनमें आ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। कहाँ जा रहा, क्या खा रहा भाई, मुझे भी दिवा दे भाई, ऐसा कर दे भाई, आकार। और जैसे ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेलखंडी में ओकार बहुला है। भैया क्या कर रहा हो, कहाँ जा रहा हो, तो ओ ओकार बहुला। तो आकारांत का मतलब क्या है कि अंत में आ आए ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो आकार, तो इसको देखो पूरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आकार से मिलकर बना है, और अंत, अंत आकार और अंत। तो अंत में क्या आए? आकार आए। तो अंत में अगर आ रहा है तो ऐसे शब्द प्रायः क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यह बात आपको जाननी और समझनी चाहिए। हाँ हम्म, हाँ कोई बात नहीं है उसमें, अभी सब आएगा, खाद्य पदार्थों के नाम आएंगे अलग अलग। ओमकार, हाँ, तो ओमकार के बारे में बात चीजें बोली जाती है। ठीक है, चलो देखो, देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो कोई बच्चा कह रहा है कि सर नवीन सर ने हमें श्रीलंका अपवाद बताया है। तो देखो हर एक टीचर अपने आप में महान है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अगर यह लक्ष्य रखेंगे कि चीजें बढ़िया हो, हमारे नंबर आए, तो उसमें उसमें सबसे बढ़िया है चीज। पर नवीन सर का पढ़ाने का अपना एक अलग लेवल है, अपना एक तरीका है। ठीक है, शानदार पढ़ाया उन्होंने, वो बच्चों के दिलों में हमेशा राज करते रहे, करते हैं, करते रहेंगे। वो उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। ममतेज सर ने अपने हिसाब से पढ़ाया, हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हर समय चीजें बदलती रहती हैं, कहीं पर कुछ है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, कम से कम 20 से 25 किताबें हिंदी व्याकरण की मेरे पास है। हिंदी साहित्य की कम से कम मेरे पास 200 किताबें हैं। और अगर मैं उनके हिसाब से आपको लिखवाने लगूं तो कम से कम 3 क्लास लगेगी आपको संज्ञा के भेद लिखने में। इतने भेद जगह जगह लिखे हैं, ठीक है, और उनकी व्याख्या करने में 3 क्लास भाग जाएंगी आपकी। तो हमको वो चीज देखनी है बाबू जो परीक्षा में आती है, जो परीक्षा में आती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें और इस चीज को अपनी अनुकूलता के हिसाब से देखें आप। ठीक है, सब टीचर बढ़िया हैं और हम तो सब आरडब्ल्यूए का हिस्सा हैं, तो हम सब एक ही हैं। आप ऐसा ना समझो कि कोई ने गलत पढ़ाया, कोई ने सही पढ़ाया, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत शानदार पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे इनके इनके उदाहरण देखो आप, तो उदाहरणों में क्या आ जाएगा? उदाहरणों में बेटे क्या आ जाएगा आपका? उदाहरणों में क्या आ जाएगा? उदाहरण में आपका आ जाएगा छाता। ठीक है, छाता आ गया। जैसे जैसे हमारा आ गया लोटा, है ना, जैसे हमारा आ गया लोटा। तो आप देखो छाता आ रहा है, अंतिम में मात्रा भी आपको दिखाई दे रही है। जैसे घड़ा, जैसे क्या है? घड़ा, घड़ा बोल दिया तो आ रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द आप भी बताओ, ऐसे शब्द कुछ आप भी बताओ जिसमें ऐसे ये सब चीजें आती हैं। जैसे आपका आ गया चीता, जैसे आपका आ गया घोड़ा। कुछ शब्द ऐसे बताओ आप जिनमें आ आता है। तो छाता, लोटा, घड़ा, चीता, घोड़ा, आदि आदि शब्द, आदि आदि शब्द। हाँ हाँ, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये आप लिखें इसमें। ठीक है, तो घोड़ा हो गया आपका, घोड़ा के बाद इसमें आपका घड़ा हो गया। ये तमाम शब्द आपके इसमें हो जाएंगे। देखें क्या लिखा है आपने? हाँ, मोटा, हाँ ठीक है, मोटा, राजा, पापा,
बेटा हो सकता है, देखो इसमें बेटा, बेटा शब्द है, बेटा शब्द है। जैसे किसी ने लिखा राजा, जैसे इसने किसी ने लिखा मोटा, हाँ, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। मोटा, मोटा तो वैसे लिखना ठीक है, हाँ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। काला, नाटा, ऐसे तमाम चीजें आपकी हो सकती हैं, आदि आदि। तो आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, परंतु इतना ज्यादा विचार करने की इस पर आवश्यकता नहीं है। यहां से ना के बराबर ही चीजें पूछी जाती हैं और अपवाद के बारे में बिल्कुल भी चर्चा देखने के लिए नहीं मिलती है। उसके बाद अंतिम मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 14वां नियम आपको मैं बता रहा हूं, वो है भाववाचक संज्ञाएं। और भाववाचक संज्ञाएं कौन सी? क्योंकि आपने देखा है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे प्यारों, बस बहुत बढ़िया, रुक जाओ आराम से। हाँ हाँ, जैसे माता शब्द हो गया, तो माता शब्द इसका अपवाद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पौधा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तिरंगा, बिल्कुल, बहुत शानदार मेरे बच्चों। माता शब्द अपवाद हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। बस ठीक है भाई, रुक जाओ यार, मुझे पता लग गया मेरे बच्चे खतरनाक हैं। कुत्ता हो जाएगा। हाँ रुको, बस ये अंतिम नियम बता करके हम क्लास को पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर लिखो ऐसी भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, इसमें लिखना पड़ेगा भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में, जिनके अंत में कुछ प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा में प्रत्यय को कहा जाता है सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में लगने वाले, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाले। तो वे शब्दांश, इनकी परिभाषा क्या होती है? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय भी कौन कौन से? अंत में प्रत्यय लगे और उन प्रत्ययों को हम यहां पर लिखने का प्रयास करें। जैसे हम लिखें प्रत्यय आ प्रत्यय आ जाए या आव प्रत्यय आ जाए। कौन सा आ जाए? आव प्रत्यय आ जाए, या पा प्रत्यय आ जाए। क्या आ जाए? पा। ये सब क्या है? अंत में आव, पा, ये प्रत्यय हमको देखने को मिले। इनके अलावा जो प्रत्यय हमको देखने को मिले वो पन प्रत्यय देखने को मिले, वो त्व प्रत्यय देखने को मिले, वो ना प्रत्यय देखने को मिले। तो ये चीज ये ध्यान रखना है। तो अब आगे मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आ, आव, पा, पन, त्व, न प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, आते हैं, प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः, अमूमन, आमतौर पर प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चीजों को देखो, उदाहरण इसके आप बताने का प्रयास करो। जैसे आपने देखा, त्व से देखो तो गुरुत्व आ जाता है, ठीक है, ममत्व आ जाता है, ठीक है, ममत्व आ जाता है, घनत्व आ जाता है कि घनत्व बढ़ रहा है, ममत्व बढ़ रहा है, गुरुत्व बढ़ रहा है, ना। अच्छा 16वां पॉइंट है क्या? अच्छा, अरे 13 के बाद 14 ही तो है, पागल हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, जैसे यहां पर, जैसे आव के लिए फैलाव आ जाएगा, जैसे बुढ़ापा शब्द आ जाएगा, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा शब्द आ गया आपका, बुढ़ापा शब्द आ गया आपका, ठीक। अपनाव हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा, ठीक है, बचपन हो जाएगा, देखो जैसे बचपन हो गया, बचपन, बचपन हो गया। जैसे आव है तो झुकाव शब्द आ जाएगा, भाई झुकाव है, लगाव आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं आपकी, ठीक है, तमाम ऐसे शब्द हो सकते हैं, यहां पर पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें आपकी हो जाएंगी, ऐसी चीजें आपको समझनी चाहिए। आदि, तो आदि आपकी, आदि लिख देते हैं आप, बाकी तो आप जान ही पाएंगे, जब हम आगे भी चलेंगे तो आगे चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रायः ये क्या होती है? प्रायः ये आपकी पुल्लिंग होती है, इनको आपको समझना और जानना चाहिए, ठीक है। अब कल कोशिश करेंगे हम कि कल यह अध्याय पूरा हो जाए। बहुत गंभीरता से हम चीजों को पढ़ रहे हैं, गति हमारी बिल्कुल ठीक है, इससे तेज गति करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। एक बार मुझे बताइए कैसी क्लास लग रही है? आनंद आ रहा है मेरे साथ में? कोई दिक्कत तो नहीं?
हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम तसल्ली से पढ़ेंगे। और जब आप मेरे साथ में विशेषकर संज्ञा पढ़ रहे होंगे, संधि, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि संधि आपको जीवन में कभी भूलेगी नहीं। मैं संधि को कम से कम 7-8 क्लास में पढ़ाता हूँ, कम से कम। तो आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मॉडिफाइड तरीका हो तो 4-5 क्लास में पढ़ाऊं मैं। 4-5 क्लास में पढ़ाऊं आपको संधि में। बहुत शानदार मेरे बच्चों, मजा आ गया। आप लोग बड़े प्यारे हो और बड़े एनर्जेटिक हो, और मुझे बस एक चीज चाहिए। मुझे चीज क्या चाहिए? चीज चाहिए अपन को वर्दी, बस, दैट्स ऑल। आपके कमेंट इतनी तेज गति से जाते हैं कि मैं देख ही नहीं पाता हूं। बट आपको अगर कुछ पूछना रहता है तो ग्रुप में मेरे को टैग कर दिया करो, और बिल्कुल भी परेशान मत हो आप, ठीक है? अभी बस हमारी ये सीरीज पूरी होने वाली है। एक यूपी पुलिस एसआई की एक सीरीज चल रही है 2828, वो जनवरी के एंड तक पूरी हो जाएगी। तो जो शनिवार वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला है ना, वो प्रैक्टिस वाला, उसको हम चालू करेंगे, ठीक है? बैच के आधार पर ही, और चालू करेंगे, ठीक है? हम करेंगे डेफिनेटली। जब प्रैक्टिस सेट वगैरह चलेंगे बाद में तो उसकी अलग बात हो जाएगी, बट अब मैं आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। और देखो, आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ग्रुप में बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिस वर्कशीट दे दीजिए। तो देखो, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं कि हिंदी विषय में वर्कशीट जो है वो उतनी ज्यादा संगत नहीं है। हिंदी विषय कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपके पास निश्चित तौर पर बहुत सारी पुस्तकें होंगी जिनसे आप हिंदी को देखते होंगे, और उनमें प्रश्नों की भरमार होगी। तो आप प्रश्नों का अभ्यास वहां से करें, ठीक है? वर्कशीट वगैरह, क्योंकि मैंने जितने भी बैचेस में हिंदी पढ़ाई है उसमें कभी भी मैंने ये वर्कशीट जैसा तो कल्चर अपनाया नहीं है, और ना ही मुझे कभी आवश्यकता लगी है। और आपको सच्ची बात मैं बताऊं, मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराता हूं। तो आप, जैसे एक बच्ची थी, उस बच्ची ने मुझे बोला था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले वर्णमाला का एक भी प्रश्न सही नहीं होता था, पर उसने अपनी किसी पुस्तक से 300 से भी ज्यादा प्रश्न लगाए, तो उसके 300 के 300 प्रश्न सही हुए। आप जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन मिले आपको, कितनी भी किताबों से मिले, ऑनलाइन मिले, कहीं पर टेस्ट सीरीज के रूप में मिले, तो आप उसको टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और वर्कशीट जैसे जो है उसके लिए आप मतलब परेशान ना हो, और प्रैक्टिस बुक से ज्यादा आप लोग करें, ठीक है? चलिए, मिलते हैं कल, और कल इस अध्याय को पूरा करेंगे, फिर वचन को पढ़ेंगे। और कारक जब पढ़ेंगे, कारक में से एक बात मुझे पूछनी है, कारक की विभक्तियां और कारक किसको याद नहीं होते? एक बार हाथ उठा के दिखाओ, जिसको नहीं होते वो बताओ। जिसको कारक और विभक्तियां आज तक याद नहीं हुई, ऐसे बच्चे हाथ उठा के बताओ मुझे एक बार, मतलब थम्स अप करो या हाथ उठाओ, कुछ भी करो। मैं पहली क्लास में आप याद करवाऊंगा आपको। किसको आज तक कारक याद नहीं हुए और विभक्तियां याद नहीं हुई? यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। जी, जय हिंद मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कारक याद नहीं। पहली क्लास में मैं आपको याद करवाऊंगा, मतलब एक क्लास में मैं आपको कारक याद करवाऊंगा। भूल के दिखाना चैलेंज है। हाँ, तो मैक्सिमम हो यार, सारे ही हो। चलो दोस्तों, बहुत शानदार। मिलते हैं अब कल, और इस अध्याय को पूरा करेंगे। अपना ध्यान रखें, अगली क्लास का समय हो गया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।